नमस्कार। पाकिस्तान एक बार फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाने के वक्त शायद ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका मुल्क उनके नहीं रहने के बाद इतने बुरे वक्त से गुजरेगा। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 1947 के बाद से लेके और अब तक पाकिस्तान में जितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए उनमें से किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। हम सब जानते हैं कि आर्मी का पाकिस्तान की राजनीति में बेहद ज्यादा दखलंदाजी रहा है और शुरुआती दौर से ही आर्मी के इशारे पर ही पाकिस्तान में सरकारें बनती रही हैं, सरकारें गिरती रही हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से लेके और इलेक्शन कमीशन तक सब के सब आर्मी के दबाव में काम करते रहे हैं। आर्मी अपने कन्वीनियंस जब चाहती है, जिस राजनीतिक दल को चाहती है, जिस राजनीतिक दल के नेता को चाहती है, उसको प्रमोट करती है, उसको प्रोजेक्ट करती है, उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाती है। और जब आर्मी और उस नेता के बीच में रिश्ते खराब हो जाते हैं तो उस नेता को सत्ता से बेदखल करा देती है और फिर परोक्ष रूप से पूरा का पूरा कमान अपने हाथ में ले लेती है। इस बार भी कमोबेश वही देखने को मिल रहा है। कहने के लिए तो पाकिस्तान में विधिवत चुनाव हुआ है और उसके परिणाम, अंतिम परिणाम आने बाकी हैं। कई दिन हो गया, मतगणना का काम चल रहा है। इसी बीच निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेके और सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका को लेके पाकिस्तान में गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। खासतौर से जेल में बंद इमरान खान की पार्टी, इमरान खान खुद और उनके दल के प्रमुख नेता, मिलिट्री, सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर चुनावों में धांधली करने के आरोप लगा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इमरान खान इस समय जेल में है और ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बाद पाकिस्तान के तमाम नेता या तो जेल में रहे और नहीं तो एग्जाइल में रहे, वनवास झेले और फिर आर्मी से रिश्ते ठीक कर लेने के बाद, आर्मी से एक तरह से हम कहें कि साठगांठ करने के बाद उनकी वतन वापसी हुई और वे चुनाव लड़े और सत्ता के शीर्ष तक दोबारा पहुंच गए। पाकिस्तान एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी का सबसे बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। हाइब्रिड डेमोक्रेसी वह होती है जिसमें कहने के लिए तो लोकतंत्र होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके पीछे अथॉरिटेरियन या मिलिट्री पावर की या मिलिट्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे लोकतंत्र को हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहा जाता है। पाकिस्तान उसका जीता जागता उदाहरण है। इस बार के चुनाव में इमरान खान की पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इमरान खान की पार्टी के तमाम नेता इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और बताया जा रहा है कि लगभग 80 से ज्यादा ऐसे इंडिपेंडेंट चुन के आने वाले हैं इस बार पाकिस्तान की असेंबली में, जिनका संबंध डायरेक्टली इमरान खान की पार्टी से है। इस चुनावी ट्रेंड को देखकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान पीएमएल नवाज दोनों दलों में खलबली है। पाकिस्तान पीपुल पार्टी बेनजीर भुट्टो की पार्टी है। उनके नहीं रहने के बाद उनके पति और बेटा उस पार्टी का नेतृत्व करते हैं और पीएमएल नवाज शरीफ की पार्टी। इन दोनों दलों के जो विजयी प्रत्याशियों की संख्या है या विजयी नेताओं की संख्या है वह इतनी नहीं है जिसके दम पर वे साझे में भी सरकार बना सके।
तो पाकिस्तान में नई सरकार बनाने के लिए उनको उन तमाम इंडिपेंडेंट्स के समर्थन की जरूरत है जो कि चुनाव से पहले इमरान खान की पार्टी से जुड़े हुए थे, जिनका संबंध पीटीआई से है, यानी इमरान खान की पार्टी से। अब देखना है कि निर्वाचन आयोग अंतिम अधिसूचना कब जारी करता है, निर्वाचन आयोग की तरफ से अंतिम परिणामों की घोषणा कब होती है और उसके बाद ही सही आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है और जिस तरह के इंडिकेशंस देखने को मिल रहा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि मिलिट्री का झुकाव एक बार फिर नवाज शरीफ और पीपीपी के साथ है और ऐसी स्थिति में नवाज शरीफ की पार्टी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मिलकर सरकार बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इन दोनों दलों की कोशिश है कि इमरान खान की पार्टी के जो पूर्व नेता हैं, जो इस चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से चुनाव में उतरे थे, उनमें से विजयी लोगों को चाहे आर्मी के दबाव में या पुलिस तंत्र लगाकर अपने पाले में लाया जाए, जिससे कि सरकार बनाने का रास्ता आसान हो जाए। अब ये डिपेंड करता है इमरान खान के उन करीबी नेताओं पर कि वे इस्टेब्लिशमेंट के दबाव को किस एक्सटेंट तक झेलने की स्थिति में। क्या वे इमरान खान के साथ लॉयल्टी उसी तरह से बनाए रखेंगे जिस तरह की लॉयल्टी बनाए रखते हुए वे लोग चुनाव मैदान में गए थे, और पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान पीपल पार्टी और पीएमएल नवाज के मुकाबले उन इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों को अपना बेहतर जन समर्थन दिया है। और यही कारण है कि सरकार गठन से लेकर और चुनावी अधिसूचना जारी होने तक में विलंब हो रहा है। एक और बहुत ही दिलचस्प जानकारी है कि इस बार के चुनाव में जो ट्रेंड दिखाई दिए हैं, उसमें पाकिस्तानी अवाम ने उन तमाम कट्टरपंथी ताकतों को शिकस्त दी है। उन कट्टरपंथी दलों के या संगठनों के प्रत्याशियों को चुनाव में कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। उनके मुकाबले इन तीनों राजनीतिक संगठनों के नेताओं और उनके उम्मीदवारों को ही पाकिस्तानी अवाम ने अपना जनादेश दिया है, अपना समर्थन दिया है। तो ये अपने आप में एक अच्छा हम संकेत कह सकते हैं पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए, पाकिस्तान के का जो पुराना इतिहास है उसको देखते हुए, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीति में मिलिट्री के अलावा कट्टरपंथी ताकतों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बगैर कट्टरपंथी ताकतों के साथ अलायंस किए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार बनाने में समर्थ नहीं रही है। यहाँ तक कि जब इमरान खान को पाकिस्तान में कामयाबी मिली तो उसमें भी कहा गया था कि इमरान खान ने मिलिट्री के अलावा उन तमाम कट्टरपंथी संगठनों का भी समर्थन लिया था, सहयोग लिया था। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान के रिश्ते मिलिट्री से भी बिगड़ गए और उन कट्टरपंथी संगठनों से भी बिगड़ गए। नतीजा ये हुआ कि इमरान खान के विरोध में पीएमएल नवाज गुट तो पहले से था, पाकिस्तान पीपल पार्टी तो पहले से थी, लेकिन इसके अलावा मिलिट्री और उन कट्टरपंथी संगठन भी उनके खिलाफ हो गए और नतीजा ये हुआ कि उनको सत्ता से बेदखल करना पड़ा और उनके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया। लेकिन इमरान खान पहले पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है जिनके ऊपर देशद्रोह से लेकर और तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए गए और उनको जेल में डाला गया, उनको पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। इमरान खान से पहले भी पाकिस्तान के तमाम ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री हुए जिनको जेल जाना पड़ा, तमाम पूर्व आर्मी चीफ हुए जिन्होंने बाद में तख्ता पलट करके सत्ता हथियाई, उनको पाकिस्तान छोड़ के बाहर रहने के लिए विवश होना पड़ा। आर्मी ने उनको भी एक सर्टेन टाइम के बाद
पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए विवश किया। तो इस तरह से चाहे नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो या जनरल मुशर्रफ हो, ऐसे तमाम लोग रहे हाल के वर्षों में जिनका कि पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की आवाम से जब रिश्ते खराब हुए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से जब रिश्ते खराब हुए, तो उनको कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ा और देश से बाहर जाना पड़ा और देश के अंदर रहने पर उनको जेल की शिक्षों में रहना पड़ा। आज की तारीख में इमरान खान जेल में है, उनकी बीवी जेल में है। इमरान खान पर तमाम गंभीर आरोपों के साथ एक आरोप ये भी है कि उन्होंने जो तीसरी शादी की पाकिस्तान में बीवी बुशरा के साथ, वह अन इस्लामिक है। उन्होंने इस्लाम के कायदे कानून के मुताबिक शादी नहीं की। अभी तो बाद में भविष्य तय करेगा, कोर्ट तय करेगा और वहां की आर्मी तय करेगी कि इमरान खान का फ्यूचर क्या होगा, इमरान खान का पॉलिटिकल भविष्य क्या होगा। लेकिन एक बात तय है कि जो पुराना रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान के नेताओं का और राजनीति का, कि अगर इमरान खान चाहते हैं कि उनको सेफ पैसेज मिले, तो शायद उनको भी आर्मी के साथ उसी तरह का एक हिडन एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिस एग्रीमेंट के तहत कि उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने समझौता करके पाकिस्तान से कुछ समय के लिए बाहर जाना पसंद किया और सही वक्त का इंतजार करते रहे। और जब पाकिस्तान में हालात बदले तो अब फिर आर्मी को लगा कि उनको वापस लाकर पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है, तो उनको वापस लाया गया। उनके विरुद्ध जितने भी गंभीर आरोप रहे, उन सारे आरोपों को अदालत के जरिए फिर खारिज कराया गया और उनको दोबारा सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया गया। अब देखना है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पीएमएल नवाज की जो गुट है या जो दल है, वो किस तरह से सरकार बनाने में कामयाब होते हैं। यह भी देखना है कि जो इमरान खान के करीबी लोग चुनाव जीत के आए हैं, उनमें से कितने लोग ये जो नया गठबंधन फिर एक बार बनने जा रहा है पीपीपी और पीएमएल नवाज गुट का, उसके साथ मिलकर सरकार में हिस्सेदारी निभाते हैं। लेकिन एक और बहुत ही भयावह स्थिति है पाकिस्तान में। डोमेस्टिक फ्रंट पर पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक मामले में या आर्थिक मोर्चे पर सुनामी आई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बदहाली के दौर से गुजर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। विदेशी कर्ज अपने दौर के सर्वाधिक ऊंचाई पर है। आईएमएफ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बदहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने की सबसे बड़ी चुनौती होगी पाकिस्तान में जो नई सरकार बनने जा रही है उसके सामने। जहां मुद्रा कोष का दबाव होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वहीं वर्ल्ड बैंक का दबाव होगा। इसके अलावा पाकिस्तान दो सुपर पावर के बीच में एक तरह से सैंडविच बनता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो उसका पुराना अपने को मित्र कहता है और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक तरह से शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसका नया दोस्त चीन है जो कि लगातार पाकिस्तान को भारत के मुकाबले हर तरह का संरक्षण और सहयोग देने के लिए तैयार है। अब पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आवाम के सामने कैच 22 का सिचुएशन है। अगर उनका झुकाव ज़्यादा अमेरिका की तरफ होता है तो चीन से मिलने वाली मदद, चीन से मिलने वाला सहयोग, चीन से मिलने वाले हर तरह के जो टेक्नोलॉजी है उससे उसको वंचित होना पड़ेगा। और अगर उसका झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा होता है तो अमेरिका की तरफ से जो अभी तक उसको अपेक्षित सहयोग मिलता रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डिप्लोमेटिक संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर अमेरिका काम करता रहा है, उसमें अमेरिका की नाराजगी का उसको सामना करना पड़ सकता। तो नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जहां बदहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने की है, वहां महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता पर काबू पाने की है
वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना के बीच में भी एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, एक आर्म लेंथ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, दोनों से जो उनको सहयोग मिल रहा है पाकिस्तान को आज की तारीख में, उस सहयोग को बनाए रखने की। अब इस चुनौती का सामना जो नई सरकार बनने जा रही है वो किस तरह से करेगी, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो सपना था भारत से अलग पाकिस्तान बनाने का, एक इस्लामिक मुल्क बनाने का, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के जनजीवन बेहतर बनाने का, उस सपना 70-75 वर्षों के अंदर चकनाचूर हो और पाकिस्तान लगातार अपने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के दौर से गुजरता रहा और आज भी उसी दौर में गुजर रहा है। और लगभग पाकिस्तान के 30 पूर्व प्राइम मिनिस्टर्स को अपना पूरा टर्म पूरा करने का मौका नहीं मिला और किन्हीं कारणों से, चाहे वो मिलिट्री के इंटरफेरेंस से, चाहे सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी से, उनको पद छोड़ना पड़ा, उनकी सरकार बर्खास्त हुई, उनकी सरकार बेदखल हुई और उनको वनवास भी झेलना पड़ा। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात है, जो वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री सिनेरियो है, उस पर विस्तार से चर्चा किया जाए और अपनी जानकारी साझा किया जाए। थैंक यू। नमस्कार।